एक सिंपल सी बात आप सभी को कहूँगा, सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, पूरी पूरी इज्जत मिलती है, कहीं पे भी चले जाओ, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, आप सभी को पता है कि HRTC कंडक्टर के लिए हम मॉक टेस्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेगमेंट आपको मिलता है। ठीक है, जिन्होंने पहले के लेक्चर्स मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और कंडक्टर के लिए क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको परिवहन MCQs बैच बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने का मौका मिलता है आपके रिटन एग्जाम तक। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट रहते हैं। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, फ्री कोर्स अवेलेबल रहेंगे नीडी स्टूडेंट्स के लिए, ज़रूरतमंद है तो व्हाट्सएप कर लेना। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, जल्दी से बताना है। और ये जितने भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उत्पादक वाले क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। कौन सा है मूंगफली में? गुजरात। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। देखिए, साथ साथ में आपको कितना याद रखना है, भारत में सबसे बड़ा कुल खाद्यान्न उत्पादक उत्तर प्रदेश है, यानी कि फूड प्रोडक्शन में। चावल की बात आएगी तो पश्चिम बंगाल है, गेहूं उत्पादक की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश है, मक्का की बात आएगी तो आंध्र प्रदेश है। याद रखो। इसकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में तांबे की खदानें हैं, बताना है। मयूरभंज, ठीक है, मतलब कहाँ पे स्थित है? मयूरभंज में, खेतरी में, कोलार में, या फिर HR यानी कि हरियाणा में? बताइए, 3 सेकंड है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा खेतरी। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि मयूरभंज कहाँ पे है। ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, खेतड़ी आपका राजस्थान में है। ठीक है, और कोलार आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कोलार कहाँ पे? आपका कर्नाटक में। और इसे गोल्ड माइंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोलार को। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा खेतड़ी। फ्रेंड्स, देश में तांबे के अयस्क के उत्पादन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड ही शामिल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट स्थित है, कहाँ पे है? क्या ये जेनेवा, वाशिंगटन, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाशिंगटन। फ्रेंड्स, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1944 में और हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उम्मीद करूंगा आपके आंसर बिल्कुल सही जा रहे होंगे। ठीक है, देखिए, RBI निम्नलिखित में से किसके सामने करेंसी नोट जारी करता है, बताना है। RBI इश्यूज करेंसीज नोट्स अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सोना, विदेशी प्रतिभूति यानी कि फॉरेन सिक्योरिटी, भारत सरकार की प्रतिभूति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, या फिर ये सभी? RBI निम्नलिखित में से किसके सामने करेंसी नोट जारी करता है, बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। याद रखो इन पॉइंट्स को, इन ऑप्शंस को बनेंगे। अब कंडक्टर का टाइम हो गया कि कंडक्टर का सिंपल सा पेपर आएगा जी, हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन है, नहीं पता लग रहा है माय डियर, व्हाट्सएप कर लेना टाइम से पहले। अब देखिए, क्वेश्चंस को मॉडिफाइड एग्जामिनर किस तरह से कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के गवर्नर इस समय कौन है? शक्तिकांत दास है, और इन्हें एक अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है, शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, समुद्री हवाएं इसके दौरान चलती हैं, बताना है। जो समुद्री हवाएं हैं, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी का मेन पार्ट होता है ये, चलती हैं समुद्री जो हवाएं हैं इसके दौरान चलती हैं। क्या दिन में जमीन से समुद्र तक, दिन में समुद्र से जमीन की ओर, रात में जमीन से समुद्र की ओर, या फिर रात में समुद्र से जमीन की ओर?
बताना है, जल्दी से बताइए। समुद्री हवाएं इसके दौरान चलती हैं। फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है, जब भी समुद्री हवाओं की बात होगी तो याद रखना कि ये दिन में समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दिन में समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं समुद्री हवाएं। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा पट्टी इसके मध्य स्थित है। टैगा बेल्ट लाइज बिटवीन की बात हो रही है। क्या ये मेडिटेरियन क्लाइमेट एंड टुंड्रा यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु और टुंड्रा, मानसून जलवायु और टुंड्रा, शीतोष्ण घास मैदान और टुंड्रा, तिब्बती प्रकार की जलवायु और टुंड्रा। टैगा पट्टी। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टैगा पट्टी होती क्या है। फ्रेंड्स, टैगा या बोरियल वन को दुनिया का सबसे बड़ा भूमि बायोम कहा जाता है। ठीक है, और बायोम का मतलब क्या होता है? जैव क्षेत्र। बायोम अर्थात जैव क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की रहने की जो सामान्य विशेषता है वो एक जैसी होती है, उसको हम बायोम कहते हैं। ठीक है, तो टैगा पट्टी इसके मध्य स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीतोष्ण घास मैदान और टुंड्रा। ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की सबसे बड़ी जल निकास द्रोणी है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आता होगा तो फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा, बताना है। यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से किस नदी की सबसे बड़ी जल निकास द्रोणी है, यानी कि लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। क्या ये नील नदी है, मिसिसिपी है, कोंगो है या फिर अमेजन है? बताइए। फ्रेंड्स, नील नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे किसी भी तरह की। फ्रेंड्स देखिए, नील नदी जो वो संसार की सबसे लंबी नदी है, आप सभी को पता होगा, इतना याद रखो। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, लंबी नदी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मिसिसिपी की बात होगी तो मिसिसिपी जो नदी है उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेरिका की दूसरी, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी। कोंगो नदी जो जायरे नदी भी कहलाती है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। और अमेजन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। और गंगा की बात कर लेते हैं क्योंकि भारत में गंगा बहती है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जबकि लंबाई की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। नील नदी की बात होगी दोस्तों तो याद रखना कि संसार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और जब अमेजन की बात होगी, ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से ये बड़ी नदी है आपकी अमेजन की। ठीक है, और वहीं पर अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा जो है वो भारत में है। ठीक है, ये लंबी नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो वो डेंसिटी में ये बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, चट्टानों को काटकर बनाई हुई एलिफेंटा गुफाएं किस कालखंड की हैं? बताना है। क्या ये राष्ट्रकूट, चालुक्य, सातवाहन या फिर वाकाटक्स? ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से। राष्ट्रकूट, चालुक्य, सातवाहन या फिर वाकाटक्स? बताइए बताइए जल्दी से। चट्टानों को काटकर बनाई हुई एलिफेंटा गुफाएं किस कालखंड की हैं? बहुत एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यहाँ से एग्जामिनर पूछता है बार बार। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चालुक्य। चालुक्य कौन थे? चालुक्य दक्षिण और मध्य भारत में राज करने वाले शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। सती प्रथा को किस मुगल शासक द्वारा रोकने का प्रयास किया गया? सती जो प्रथा थी किस मुगल शासक द्वारा रोकने का प्रयास किया गया? और ये जितना भी मुगल काल है भूल के भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, बहुत कुछ छूट जाएगा और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, इसलिए व्हाट्सएप कर लो और कंडक्टर का पूरा एमसीक्यूज पर डालो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा लो, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इसमें मिल रही है। ठीक है, ये मौका मत छोड़ना माय डियर। बताइए
अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर औरंगजेब? बताइए। सती प्रथा को किस मुगल शासक द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, याद रखो, अकबर के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम है महात्मा गांधी आएगा ही आएगा जी। ठीक है, छोड़ नहीं सकते हैं। क्या ये इंडिया गैजेट, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन या फिर अफ्रीकनर? बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बताना है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान थे, ठीक है, तो प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सोचा है, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, तो वेल डन, आपका आंसर है बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन आपको और भी याद रखना है महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, अपने जीवन काल में महात्मा गांधी ने 4 अखबारों का प्रकाशन किया, जिसमें इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन शामिल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मॉडिफाइड हुआ तब आपके पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? क्या ये समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है या फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकार है? फ्रेंड्स, जल्दी से सोचना है। देखिए, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। फ्रेंड्स, समानता का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो वो निषिद्ध है, यानी कि बैन है, नहीं कर सकते। ठीक है, किसी की भी जाति, किसी का भी लिंग, धर्म, ठीक है, लिंग, नस्ल, जन्म, ठीक है, उसके आधार पर भेदभाव जो वो प्रोहिबिटेड है, बैन है। ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? समानता का अधिकार। ठीक है, और ये जो सामाजिक भेदभाव है याद रखना। ठीक है, संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये मौलिक अधिकार का। राइट टू इक्वालिटी, बस रट के चले जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सदन में स्पीकर अपने मताधिकार का उपयोग कब कर सकता है? बताइए। सदन में जो स्पीकर होता है अपने मताधिकार का उपयोग कब कर सकता है? जब वह चाहे, जब सदन चाहे, केवल मत की समानता के अवसर पर, जब भी उनका दल निर्देशित करे? बताइए फ्रेंड्स, सदन में स्पीकर अपने मताधिकार का उपयोग कब कर सकता है? वो तब कर सकता है जब केवल मत की समानता के अवसर पर। ठीक है, यानी कि ओनली इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, चाहे आपका पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, आपका प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कैग हो गया, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गई, इन क्वेश्चंस को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, याद रखना क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए, अगर नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनालाइज टीम सिर्फ पूरे हिमाचल में हमारे पास है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ शुरू किया जा सकता है? जो इम्पीचमेंट है वो कहाँ से शुरू किया जा सकता है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या ये संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, केवल लोकसभा में या फिर राज्यसभा में? बताइए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ शुरू किया जा सकता है? ठीक है, महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट, निकालने का। ठीक है, प्रोसेस निकाल दो, उसका प्रोसेस कहाँ से शुरू किया जा सकता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए, संसद के दोनों सदनों में कहीं से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखो। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, अगर महाभियोग चलाना है तो किसी न किसी तो आर्टिकल्स, किसी न किसी अनुच्छेद में तो लिखा होगा ना, उसके तहत ही तो कार्रवाई होगी। 61। लेकिन एक और चीज बता दूं, आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, और क्यों चलाया जा सकता है, किस लिए चलाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति को
केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उसके खिलाफ आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, देखिए विटामिन जितने भी टाइप क्वेश्चन हो गए, कौन कौन सी कमी से होते हैं, कौन सा रोग होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। स्कर्वी रोग की बात हो रही है तो यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है। होता क्या है ये विटामिन सी फ्रेंड्स? स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो आपके आहार में विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा भी है, और शरीर में कोलेजन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास तंतु की उत्पत्ति होती है, यानी कि कॉटन फाइबर इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से होती है? क्या ये पत्ती से, जड़ से, तने से, बीज से? बताना है फ्रेंड्स। कपास तंतु की जो उत्पत्ति होती है वो आपके सीड से होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एक सर्वाधिक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने भारत पर राज किया और अपने न्याय और प्रजा में लोकप्रियता के लिए जाना जाता था, बताइए। क्या ये रुद्रदमन, मिनांडर, यूक्रेटाइडस या फिर डिमेट्रियोस? कौन था? एक सर्वाधिक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने भारत पर राज किया और अपने न्याय और प्रजा में लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये कोई और नहीं बल्कि मिनांडर था ये। ठीक है, बहुत ही बड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध था ये इंडो ग्रीक राजा, इसने भारत पर राज किया और जो भी इसका न्याय था, जो भी इसका जस्टिस होता था, ठीक है, वो उसके लिए और प्रजा में ये काफी लोकप्रिय माना जाता था ये। ठीक है, मिनांडर याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विच रूलर चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ द यूलेमस और मुस्लिम कैलर्जी? बताइए। क्या ये अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेरशाह? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ वर्ष 1809 में चिरस्थायी मित्रता संधि पर यहां पर हस्ताक्षर किए। क्या ये फिरोजपुर, फरीदकोट, अमृतसर या फिर लुधियाना? बताइए। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ वर्ष 1809 में चिरस्थायी मित्रता संधि पर यहां पर हस्ताक्षर किए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृतसर में ये किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किस देश ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया? अब बताइए। क्या ये इटली, पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली, फ्रांस या फिर इंग्लैंड? किस देश ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया? इटली ने नहीं किया था, जबकि आपके पुर्तगाली, फ्रांस और इंग्लैंड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, शनिदेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? लंबलू, गगरेट, त्रिलोकपुर या फिर बजौरा? बताइए। देखिए ये आपका लंबलू में, और मुझे कमेंट करके बताइए कि लंबलू कहाँ पे है। ठीक है, मतलब किस जिले में है। सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? अर्की, रोहडू, अलोक या फिर कोटखाई? बताइए। सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्की में ये मनाया जाता है। ठीक है, अर्की में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर मनाया जाता है? बताइए। भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबा में। फ्रेंड्स आपको फेयर्स याद होनी चाहिए, कुछ स्टेट फेयर्स की लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। होते क्या है ये स्टेट फेयर्स? फ्रेंड्स
राज्य स्तर पर मेले राज्य स्तर पर मनाए जाते हैं। इस मेले को सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसमें सभी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनमें समस्त व्यवस्था संबंध, चिकित्सा सुविधा, कानून व्यवस्था, मनोरंजन की गतिविधियां एवं अन्य अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कला मंच सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जो आपके स्टेट फेयर होते हैं। इन राज्य स्तरीय मेलों में प्रमुख कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका मिंजर मेला चंबा का हो गया, शिवरात्रि मंडी की, ठीक है, दशहरा कुल्लू का, लवी रामपुर का। लेकिन कुछ जो आपके धार्मिक मेले हैं, रिलीजियस मेले हैं फ्रेंड्स, ये मेले धार्मिक स्थलों और मंदिरों परिसरों में मनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मंदिरों में विभिन्न संप्रदाय के लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं और धार्मिक अनुभव, आत्म शांति का जप कर सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के समय लगने वाला मेला आकर्षण का केंद्र होता है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए धार्मिक मेले का स्वरूप जो है वो देखने लायक होता है। फ्रेंड्स, धार्मिक मेलों का वर्णन इस प्रकार से देख लेते हैं, कौन कौन से आपके। मार्कंडेय मेला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मार्कंडेय मेला जो है वो बिलासपुर के मकरी गांव में ऋषि मार्कंडेय के मंदिर के सामने बैसाखी के समय हर साल 3 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ था और लोग यहाँ के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। नैना देवी मंदिर का आपको पता होगा। ठीक है, बिलासपुर जिले में लगने वाला नवरात्र मेला श्री नैना देवी को समर्पित है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया तो क्रोधित दक्ष की पुत्री सती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। इस स्थान पर माता सती के नेत्र होने के कारण इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और इसे नैना देवी के रूप में आज जाना जाता है। इस मंदिर में गुरु गोविंद सिंह जी ने पूजा की थी। यहाँ से बिलासपुर और गोविंद सागर का जो विहंगम दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अन्य देवी मेले, हिमाचल प्रदेश अपने मेलों के लिए प्रसिद्ध है। ऊना जिले में चिंतपूर्णी, कांगड़ा में ज्वालाजी और ब्रजेश्वरी देवी प्रमुख मेले हैं। इन सभी मंदिरों में श्रावण मास में चैत्र होता है। इन मेलों में दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर देवी के दर्शन करने आते हैं। गुग्गा पीर मेला, यह मेला गुग्गा पीर की याद में गुग्गा मंदिर बटेहर उपराली सदर बिलासपुर में मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि गुग्गा उन्हें सर्पदंश और अन्य भूतों से बचाता है। हाटकोटी मेला, हाटकोटी रोहरू, ठीक है, में दुर्गा माता की याद में इस मेले को मनाया जाता है। मान्यता है कि हाटकोटी के इस मंदिर का निर्माण राजा विराट ने करवाया था। पांडव इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मंदिर में माता की अष्टभुजा प्रतिमा अद्वितीय है। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से डेप्थ में एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अब वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा वो। ठीक है, पूछ लेगा कि यहाँ से अष्टभुजा प्रतिमा जो किस लिए है, कहाँ पे है। ठीक है, रोहड़ू मेला, ये मेला बैसाख मध्य अप्रैल में शिकारू देवता के मंदिर के सामने रोहड़ू बाजार में लगता है। सिकरू देवता दंताली, जाखट, दसलानी, गंगटोली और रोहड़ू की परिक्रमा की जाती है। देवता के ये 5 घर माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को। सिप्पी मेला, सिपुर शिमला जिला में मनाया जाने वाला ये मेला सीप देवता को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश बनने से पहले कोटी रियासत में राजा के पद को संभालने के समय ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, और प्रथा यह थी कि राजा अपना सिंहासन ग्रहण करने से पहले सीप देवता की पूजा करते थे। सिप्पी मेला भगवान शिव को समर्पित है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि बनता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किस भगवान को ये समर्पित है। ठीक है, कुफरी मेला, ये मेला मशौरा के पास दगोगी गांव में रामायण के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जब हनुमान ने बंदरों की मदद से लंका को जोड़ने वाला एक पुल बनवाया था। शुलाइन मेला, ठीक है, शूलनी मेला भी इसको कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना नाम में। क्लियर। सोलन का ये मेला दुर्गा माता की छोटी बहन शूलिनी देवी को समर्पित है। ये देवी तत्कालीन भगाट राज्य के शाक की कुल देवी रही हैं। हिंगलाज देवी, जेठी ज्वालाजी, लुगासनी देवी, नैना देवी, नोक देवी, शूलिनी देवी और तारा देवी 7 ये बहनें थी। 7 बहनों को दुर्गा का अवतार माना जाता है। रेणुका मेला, ये मेला सिरमौर जिले में रेणुका माता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। जमदग्नि ऋषि परशुराम, राम के पिता, ठीक है, का वध राजा सहस्रवाजुन ने किया था। इसके बाद जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने सरोवर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरी मान्यता यह है कि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध किया था।
आज भी हजारों की संख्या में लोग कार्तिक मास की एकादशी के दिन मेले में आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। झील की आकृति पहाड़ी की चोटी से सुप्त ऋषि के समान दिखाई देती है। ठीक है, सुप्त स्त्री के समान दिखाई देती है, मतलब ऐसे सोई हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कार्ती हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, बताना है। क्या ये सिरमौर का, सोलन का, शिमला का या फिर कुल्लू का? जल्दी से बताइए कार्ती, जल्दी से, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। फ्रेंड्स, कार्थी या फिर कर्थी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये है आपका जी कुल्लू का। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य भी आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपका नाटी तो फेमस है। ठीक है, देखिए, नाटी हिमाचल के मध्य क्षेत्रों का एक देश प्रसिद्ध समूह नृत्य है, जिसे शिमला क्षेत्र में गी या माला के रूप में जाना जाता है। नाट्य में सभी पुरुष और महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भाग ले सकते हैं। ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पैर आगे पीछे रखते हैं और गीत के लय के अनुसार शरीर के अन्य अंगों को हिलाते हुए नृत्य करते हैं। बीच में आग जलाई जाती है और उसके चारों ओर नृत्य चलता रहता है। क्षेत्र और अभिनय की दृष्टि से लुड्डी, ढाली नाटी, नाटी, देहरी नाटी, बुशेरी नाटी, बाहर नाटी, कड़ी नाटी, लुहली, बकली, खराइत, गढ़बी, देवखल और आंचल नाटी बहुत प्रमुख है। ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ में एग्जामिनर पूछता है, इन सभी को याद रखो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कार्थी या फिर कर्थी कुल्लू की प्रसिद्ध नाटी है, जो खरीफ की फसल के बाद चांदनी रात में खुले में निकाली जाती है। ठीक है, सबसे पहले धीरे धीरे शुरू किया जाता है ये। ठीक है, जो डांस स्टेप रहते हैं, और पूर्ण गति प्राप्त करने पर महिलाएं अपने अपने नृत्य साथी का चुनाव करती हैं और नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए घुघती। फ्रेंड्स, ये लोक नृत्य किशोरों के बीच लोकप्रिय है। नर्तक एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, पिछला भाग सामने के कोट को एक किनारे से नीचे से पकड़ता है। समूह का नेता घघटी गीत गाता है और टेढ़े मेढ़े ढंग से आगे झुक जाता है, बाकी उसका पालन करते हैं। बिरसू देखिए, बिरूस या फिर बिरसू। ठीक है फ्रेंड्स, ये शिमला के ऊपरी भाग और सिरमौर के पूर्वी भाग का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये नृत्य आमतौर पर मेलों के दौरान खंड द्वारा किया जाता है। खंड खास का एक लोकप्रिय समूह है। मेले में जाते हैं तो रास्ते में इकट्ठे होकर नाचते हैं। उनके हाथों में तलवार, डंगरी, लाठी, खुखरी या रुमाल होता है। ढोल और रणसिंगा साथ साथ बजाते हैं। रात्रि में नर्तक हाथों में मशाल लेकर इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। क्लियर? बुरा नृत्य देखिए, ये सिरमौर में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो दीपावली के अन्य उत्सवों के समय 10-15 पुरुषों के समूह द्वारा ये सामूहिक रूप से किया जाता है। 4-5 आदमी वाद्य यंत्र बजाते हुए और बाकी अपने हाथों में गीत गाते हुए। ठीक है, मतलब ढोल तारे भी बज रहे हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं तालियों के साथ। ठीक है, तालियां बजा बजा के। इन गीतों में वीर गाथाओं का वर्णन होता है, जिनमें सिद्ध और उनके गढ़ के गीत अधिक प्रचलित हैं। रास और क्रासा सिरमौर के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जो नाटी से मिलते जुलते हैं, याद रखो। ठीक है, डांगी या फिर डेपक, दीपक भी आता है, डेपक भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चंबा के छतराड़ी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। डांगी नृत्य गद्दी महिलाओं का एक सामूहिक नृत्य है, जो यात्रा या मेलों में किया जाता है। डेपक या फिर दीपक नृत्य तब किया जाता है जब गद्दी अपने झुंड के साथ कांगड़ा की ओर बढ़ते हैं या फिर पहाड़ों की ओर जाते हैं। ठीक है, पांगी की पूर्ण यात्रा नृत्य। फ्रेंड्स, ये नृत्य पांगी की स्त्रियां प्रथम हिमपात से पहले करती हैं, जब स्नोफॉल गिरना होता है उससे पहले। नृत्य घरेई चाल से शुरू होता है, जबकि नर्तक क्रॉस कट लाइनों से नृत्य स्थल में प्रवेश करते हैं और फिर हाथ पकड़कर एक घेरे में नृत्य करना शुरू करते हैं। घुटनों को मोड़ते हुए एक कदम आगे और एक पीछे लिया जाता है। किन्नौर को नृत्यों का घर कहा जाता है। यहाँ के नृत्यों में बौद्ध और हिंदू दोनों शामिल है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्यांग, ये किन्नौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक अर्धवृत्त बनाते हैं और बाजको यानी कि बादक, ठीक है, मध्य में खड़े होते हैं, ठीक है, जो बजाने वाले होते हैं। पुरुषों के समूह में एक वृद्ध पुरुष और महिलाओं के समूह में एक बूढ़ी महिला यंत्र द्वारा निर्धारित धुन के अनुसार कदमों का नेतृत्व और पालन करती है। प्रत्येक व्यक्ति तीसरे व्यक्ति का हाथ रखता है, ठीक है, उनकी हाथ पकड़ता है। समूह के 2 पुरुष लोग गीत गाते हैं, जिसका अनुसरण बाकी लोग पीछे पीछे करते हैं। वाक्यांग या फिर वाक्यांड, ठीक है,
ये किन्नौर का एक अन्य प्रकार का नृत्य है जिसमें नर्तक एक दूसरे के सामने दो या दो पंक्तियां बनाते हैं। एक पंक्ति के नर्तक पीछे हटते हैं और सामने की पंक्ति के सामने, ठीक है, जो सामने वाली फ्रंट रो रहती है उसमें लयात्मक रूप से नृत्य करते हैं, ठीक है, मतलब एक लय में। ये जो क्रम है वो बारी बारी दोहराया जाता है। ये नृत्य आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है वाक्यांश, ठीक है। बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ब्यांगचू, ब्यांगचू या फिर बनियांगचू, ठीक है, पुरुषों द्वारा किए जाने वाला ये किन्नौर का तीसरा प्रकार का नृत्य है। इसमें स्वतंत्र रूप से कदम उठाए जाते हैं। नर्तक बाजारों के सामने, ठीक है, नर्तक बाजारों के चारों ओर गोल घेरों में नृत्य करते हैं। महिलाएं गीत गाती हैं। किन्नौर के अन्य नृत्यों में पनस, चंपा, चामिक, रावर, द्यांग और जोगासन आदि हैं, ठीक है। किन्नौर के अन्य नृत्यों में याद रखो पनस, चंपा, चामिक, रावर, द्यांग और जोगासन आदि हैं, ठीक है। चलिए शैतान नृत्य के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। ये लाहौल स्पीति और ऊपरी किन्नौर में विशेष अवसरों जो ओकेजन्स रहते हैं, गुफाओं में लामा द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। लोसर जो वो नववर्ष के दौरान किया जाता है। दचांग, थोंग थोंग, ठीक है, और नामगान जैसे त्योहारों पर लामा गुफाओं के प्रांगण में मास्क पहनकर ये नृत्य करते हैं। इसमें वाद्य यंत्र बजाने वाले लामा भी होते हैं। ये नृत्य दैत्यों पर देवताओं की विजय का प्रतिनिधित्व करता है, आपका शैतान नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पोलेंड्री इन द हिमालयाज बुक के लेखक कौन है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन देखिए जल्दी से। मजूमदार, राहुल संस्कृत्यापन, डॉक्टर वाई एस परमार या फिर एल.सी. पांडे, बताइए जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है। पोलेंड्री इन द हिमालयाज पुस्तक के लेखक डॉक्टर वाई एस परमार। नेक्स्ट देखिए, संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, बताइए। बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर, कहाँ पे है, किन्नौर में है। संजय विद्युत परियोजना कहाँ पे है, किन्नौर में है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए जल्दी से बताइए। 5 में, 6 में, 7 में या फिर 8 में। 2006 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 4 फरवरी 2006 में हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, सॉरी, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन के टाइम कौन थे, ठीक है, बताइए। वाइस चांसलर, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी कौन थे, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहले कौन थे, ये पूछा गया, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, इसको टाइपिंग एरर है, ठीक है। बताइए जल्दी से कौन थे। डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर एच आर कालिया, एम आर ठाकुर या फिर बी आर शर्मा, कौन थे वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, कौन थे फर्स्ट, डॉक्टर आर के सिंह थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सन 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के साथ हुआ था, 4, 6, 8, 10, बताइए फ्रेंड्स। सन 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 4 जिलों के साथ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, धामी गोली कांड की घटना कब हुई थी, सभी को आना चाहिए भाई ये तो, ठीक है। 16 जुलाई 1929 को हुई थी, 16 जुलाई 1939 को, 16 जुलाई 1949 को, 16 जुलाई 1959 को, बताइए एग्जैक्ट बताइए। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड की घटना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सन 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, किसने किया था, बताइए जल्दी से। क्या ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, महाराणा प्रताप ने, अमर सिंह थापा ने या फिर साहिल बर्मन ने, किसने किया था। 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था, अमर सिंह थापा ने किया था। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक के आदेशानुसार किस मंदिर में 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में कर सुरक्षित रखा गया था, बताइए। मतलब फिरोज शाह तुगलक के आदेश के अनुसार किस मंदिर में 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद जो था वो फारसी में किया गया था, बताइए। क्या ये ब्रजेश्वरी टेम्पल, चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, नैना देवी मंदिर, बताइए फ्रेंड्स। याद रखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्वालामुखी मंदिर, फिरोज शाह तुगलक के अनुसार, ठीक है।
ज्वालामुखी मंदिर में 300 संस्कृत जो पुस्तकों का जो अनुवाद था वो फारसी में किया गया था। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर। नेक्स्ट देखिए, मुकीला ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी से। चंबा, कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति। मुकीला ग्लेशियर की यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ पे है जी? बताइए जल्दी से। मुकीला ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? चलिए ये मुझे आप कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने आता है आपको। नेक्स्ट देखिए, स्वान घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। ऊना, कुल्लू, मंडी, चंबा। बताइए, स्वान घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ पे है? सिंपल सा है, ऊना में है। अगर आपने सोचा सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोलांग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे है जी? बताइए, सोलांग पर्वत कहाँ पे है? सोलांग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे व्हाट्सएप करो और कंडक्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन ले लो। पेपर 1 पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट ले लो, वीडियो कोर्स ले लो और साथ में अपडेटेड एक्स्ट्रा एडिशन भी ले लो और अपनी सरकारी जॉब, बिल्कुल जॉब 100% फिक्स करके चलो, क्योंकि एक जॉब चाहिए, एक सीट चाहिए, जिंदगी आपकी बन जाएगी। ठीक है, बार बार फिर आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी आप एग्जाम के बाद यानी कि पोस्ट लगने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आप अपनी तैयारी को फिर अच्छे से और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी मदद चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है, तब भी आप सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं और मेरी टीम आपके लिए हमेशा 24/7 है। जय हिंद, जय हिमाचल।